हेलो, आवाज आ रही है? हमने जब एंशियंट हिस्ट्री पढ़ते थे तो एंशियंट हिस्ट्री में आफ्टर मौर्य काल के बाद हमने नॉर्थ इंडिया में शुंग, कर्ण और उसके बाद फिर गुप्त एम्पायर और हर्षवर्धन एम्पायर यानी कि वर्धन एम्पायर और कुशुंग एम्पायर के बारे में पढ़ा। सेम एज इट इज गुप्त मौर्य एम्पायर के बाद साउथ इंडिया में हमने पढ़ा था ये वापस डायनेस्टी, सातवाहन डायनेस्टी, पल्लव डायनेस्टी, चालुक्य डायनेस्टी, राष्ट्रकूट द्वारा गुड इवनिंग संदीप, वेरी गुड इवनिंग। तो आज आपकी 6:30 से 7:30 बजे वो भी है, 7:30 8 बजे मेरी रेगुलर तो अलग अलग चीजों के बारे में बात करें। आप बात करें कदम बात पढ़ना नहीं है ना, तो छोटी सी पहली लेकिन मैं डाउट इम्पोर्टेंट है जो हम आगे पढ़ने वाले हैं तो वो आज तो ये मैप में आपको दिख रहा है कदम वाला एरिया है। ये इसके हाईएस्ट पीक पे जब था तब उस टाइम की बात है, उस समय कदम डायनेस्टी होती थी। रियल में आ रही रुक गए। एक मिनट में कुछ करता हूँ। हाँ देखो एक बार, अब आ रही है ना? मैंने चेंज किया है इसके लिए ना, मैं थोड़ा चला गया था, मैं बोल के गया था एक्चुअली कि मैं जा रहा हूँ। आई थिंक आपको आवाज नहीं आ रही होगी इसलिए आपने सुना नहीं होगा। ठीक है, आप अच्छे से आ रही है ना? अब फिर स्टार्ट करते हैं अपन। ठीक है, ओके। तो कदम डायनेस्टी किस टाइम पीरियड की बात हम कर रहे हैं यहाँ पे वो देख लो कि अलग अलग टाइम पीरियड पे देखो, ये चंद्रगुप्त फर्स्ट वाला डार्क ब्लू वाला एरिया जो चंद्रगुप्त फर्स्ट वाला एरिया है, इस समय गुप्त एम्पायर यहाँ पे था। फिर उनके बेटे आते हैं समुद्रगुप्त, उनके टाइम पे ये वाला जो पूरा एरिया है वो कब्जा हो जाता है गुप्त एम्पायर के द्वारा। और फिर उनके बेटे जो होते हैं चंद्रगुप्त सेकेंड, वो ये पूरा एरिया यानी कि ये पूरा एरिया उनके हाथ में आ गया। लेकिन ये जो ग्रीन वाला एरिया है उसी टाइम पे देखो वो कदम डायनेस्टी के पास में आपको देखने को मिल रहा है। तो उसी कदम डायनेस्टी के बारे में बात करेंगे जो
गुप्त टाइम पे, जिस समय चंद्रगुप्त फर्स्ट, चंद्रगुप्त सेकेंड और समुद्रगुप्त वाला टाइम पीरियड था, वो जब रूल कर रही थी, तो उसके बारे में हमको पढ़ना है। ठीक है। तो कदम राजवंश जो है कर्नाटक का ये प्राचीन शाही हिंदू राजवंश है, जो कि रूल कर रहा था गुप्त डायनेस्टी के समय। तो इसकी हिस्ट्री हमको पढ़नी है, क्योंकि हम आगे जो पढ़ने वाले हैं उसके लिए इम्पोर्टेंट है। तो कदम डायनेस्टी जो थी, वो दक्षिण भारत की एक प्राचीन शासन वंश था, जिसकी उत्पत्ति वर्तमान कर्नाटक के बनवासी में हुई थी, है ना। इस जगह का नाम याद रखना है, कहाँ से ये ओरिजिनेट हुआ था, मतलब कहाँ से स्टार्ट हुआ था। तो कदम वंश ने 345 से 325 ईस्वी तक दक्षिण भारत के एक बड़े हिस्से पर शासन किया। याद रखना, ये वही टाइम पीरियड है जब गुप्त एम्पायर रूल कर रहा था। हालांकि कदम राजवंश से ज्यादा इनकी लड़ाई नहीं होती है, लेकिन कदम राजवंश और गुप्त राजवंश एक साथ ही करीबन रूल कर रहा था। कदम वंश के संस्थापक जो थे मयूर शर्मा थे। देखो मेरा नाम आ गया, मेरा हिस्ट्री में है ना, पूरी हिस्ट्री में सिर्फ एक ही जगह मेरा नाम आता है, वो यहीं पे आता है ना। कदम राजवंश के संस्थापक जो थे मयूर शर्मा थे, है ना। इनकी पृष्ठभूमि और उत्पत्ति के बारे में जानकारी तो बहुत ज्यादा कम है ना। मेरा बहुत कम, एक ही जगह नाम आ जाता है तो मुझे ये राजवंश बहुत अच्छे से याद रहता है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि कदम स्वतंत्रता प्राप्त करने से पहले प्रारंभिक पश्चिमी क्षत्रप या सातवाहनों के अधीन सरदार रहे होंगे। सातवाहन राजाओं के बारे में हम पढ़ चुके हैं, जिसमें आपने पढ़ा था किसके बारे में, गौतमीपुत्र, शतकर्णी, वशिष्ठिपुत्र, पुलवामी, उन्हीं के बारे में। ठीक है। हाँ, मैं खुद वेट कर रहा था कि मेरा नाम कब आएगा। अब कदम राजवंश की स्थापना कैसे होती है वो देख लेते हैं। तो कदम किवंदिती के अनुसार, अब किवंदिती का मतलब क्या होता है, इसका कोई बेस नहीं है, कोई फैक्ट नहीं है। तो ऐसा बोला जाता है कि मयूर शर्मा एक अयोग कुल से थे। अब अयोग कुल, ये मतलब अभी आप आगे देख लें, इसका अर्थ है कि वो पारंपरिक पुरोहित जाति से नहीं थे। पुरोहित यानी ब्राह्मण नहीं थे, है ना, ऐसा माना जाता है। हो सकता है थे, हो सकता है नहीं थे। हालांकि अपनी बहादुरी और नेतृत्व के कौशल के कारण वे कदम वंश को स्थापित करने में सफल रहे। आपको याद होना चाहिए कि जो सातवान वंश जो था इनके पहले, वो ब्राह्मण था, है ना। उसके संस्थापक ब्राह्मण थे। नॉर्थ में भी शुंग डायनेस्टी थी, तो ब्राह्मण थे। और कदम डायनेस्टी की कुछ लोग बोलते हैं ब्राह्मणिक है, कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं है। तो इनके बारे में कुछ ऐसे स्पेशली आपको जानकारी नहीं थे, लेकिन ऐसा बोला जाता है कि कदम राजा ब्राह्मण थे। कुछ बोलते थे, कुछ बोलते नहीं थे। तो कदम वंश के शुरुआती राजाओं ने वनवासी से शुरुआत की। ओके, ये वनवासी है ना, याद रखना। एक इंडस वैली साइट होती है वनमाली। वनमाली एक साइट है जो पंजाब वाले एरिया में, हरियाणा वाले एरिया में आपको देखने को मिलेगी, वो इंडस वैली साइट है। ये वनवासी है, जो कि कैपिटल है किसकी, कदम राजवंश की, जहाँ से स्टार्ट होता है। और ये कहाँ पे सिचुएटेड है, पश्चिमी घाट, वेस्टर्न घाट्स में सिचुएटेड है। वेस्टर्न घाट ये आपका ये वाला एरिया, जो कि सह्याद्री जिसको बोला जाता है महाराष्ट्र में। कदम वंश के उदय से पहले भी वनवासी हिंदू धर्म और जैन धर्म का एक महत्वपूर्ण केंद्र था, जो कि आपको पता होना चाहिए। ककुस्थ वर्मा के अधीन कदम राजवंश। अब यह ककुस्थ वर्मा कौन है, ये भी एक राजा है। ककुस्थ भी एक राजा है जो मयूर शर्मा के बाद आए थे। तो इनके अधीन कदम राजवंश ने प्रमुखता और से सबसे अधिक क्षेत्र प्राप्त किया। ककुस्थ वर्मा ने बड़े क्षेत्रों पर विजय प्राप्त की और कदम साम्राज्य की शक्ति को मलनाड, तटीय कर्नाटक और तमिलनाडु के उत्तरी भागों तक फैला दिया। यानी एक बड़ा एरिया साउथ इंडिया का इन्होंने कैप्चर कर लिया था। आगे हम देखते हैं। ककुस्थ वर्मा ने कदम राजवंश की स्थापना वनवासी से कहा स्थापित की, कोलार। कोलार में स्थानांतरित कर दी। अब ये कोलार कौन सी जगह है, कोलार आपने अगर केजीएफ मूवी के बारे में जानते हो आप, तो केजीएफ का पूरा नाम होता है कोलार गोल्ड फील्ड। तो कोलार वो जगह है जहाँ पे इंडिया में गोल्ड प्रोड्यूस होता है ना। गोल्ड प्रोड्यूस होता है, मतलब पहले होता था, अभी तो ये जो माइंस है ये बंद है ना। लेकिन पहले इंडिया में से अगर कहीं से गोल्ड प्रोड्यूस होता था, तो वो कोलार से होता था। इससे पता चलता है कि कदम राजवंश का विस्तार जो है ककुस्थ वर्मा के शासनकाल में भी जारी रहा। इन्होंने बहुत से जैन विद्वानों को संरक्षण प्रदान किया और कई जैन बस्तियां भी बसाई थी 476 ईस्वी में। ठीक है। ये हमने ककुस्थ वर्मा। अब ये देखो 476 में ये यहाँ पे आपको कदम डायनेस्टी देखने को मिलेगी कर्नाटक गोवा वाले एरिया में। इस समय वाकाटक डायनेस्टी फिर धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाती है इस एरिया में। आगे देखते हैं। ये ग्रीन वाला पोर्शन जो है कदम डायनेस्टी। कदम वंश के शासकों ने पड़ोसी शासकों के साथ विजय और बातचीत के जरिए क्षेत्रीय नियंत्रण हासिल किया था और अपने राज्य को सुरक्षित रखते हुए कदमों ने संस्कृति और शिक्षा को भी बढ़ावा दिया। इनके शासक के बारे में देख लेते हैं। तो कदम वंश ने 4वीं शताब्दी से 8वीं शताब्दी ईस्वी तक 400 वर्षों तक दक्षिण भारत में बड़े राज्य पर शासन किया।
हालांकि शुरुआती कदम शासकों के बारे में जानकारी बहुत कम है, लेकिन इतिहासकारों ने कदम वंश के लगभग 18 शासकों की पहचान की है, तो टोटल 18 शासक थे। अब एक एक करके इनके बारे में इंपॉर्टेंट चीजें देख लेते हैं। तो कदम वंश के संस्थापक जो थे वो मयूर शर्मा थे। उन्होंने अपनी राजधानी वनवासी में लगभग 345 ईस्वी में राज्य की स्थापना की, और इनके विजय और कारनामों के बारे में बहुत ज्यादा आपको जानकारी देखने को नहीं मिलेगी। ककुस्थ वर्मा कदम वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था, और 425 से 450 ईस्वी तक, यानी कि 25 साल तक इन्होंने शासनकाल किया। और इनके टाइम पीरियड में कदम साम्राज्य क्षेत्र और प्रभाव के मामले में अपने चरम स्थान पर पहुंच गया था। ठीक है, एक मिनट। सॉरी सॉरी सॉरी, मैं बोल के गया था वैसे, है ना, मेरे को जैसा कुछ बुलाने आ गया था, तो इसलिए मैं चला गया था। ओके, सो 425 से 450 ईस्वी तक अपने शासनकाल के दौरान कदम साम्राज्य क्षेत्र और प्रभाव के मामले में अपने चरम पर था। किसके शासनकाल के दौरान? ककुस्थ वर्मा के शासनकाल के दौरान। ककुस्थ वर्मा ने नए क्षेत्रों पर विजय प्राप्त की, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। इन्होंने मलनाड, तटीय कर्नाटक और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों तक फैला दिया, और वनवासी से कोलार स्थानांतरित कर दी थी अपनी राजधानी को। ककुस्थ वर्मा ने जैन विद्वानों को संरक्षण दिया, और इन्होंने अपने राज्य में कई जैन बसाड़ियां बसवाई। बसाड़ियां यानी कि रहने की जगह जैनों की, ठीक है, बस्ती बोल सकते हो आप। ककुस्थ वर्मा ने अपने विशाल साम्राज्य में शिक्षा, कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के भी प्रावधान किए थे। ककुस्थ वर्मा के दरबारी कवि थे दुर्विनीतिन, दुर्विनीत, है ना, ये याद रखना। दरबारी कवि अगर रहते हैं तो आपको याद रखना। इन्होंने जीवनी लिखी है ककुस्थ वर्मा की। इस जीवनी का नाम है ककुस्थव चरित्र, है ना। जैसे कि हर्ष चरित है, ऐसे ही ककुस्थ चरित है, क्योंकि नॉर्थ इंडिया में इसी समय हर्षवर्धन थे, इनके 100 साल बाद आए थे एक्चुअली। तो उनके बारे में उनके दरबारी कवि जो थे बाणभट्ट, उन्होंने हर्ष चरित लिखी, तो ककुस्थ चरित लिखी थी दुर्विनीत ने, जो ककुस्थ वर्मा के दरबारी कवि थे। इसमें ककुस्थ वर्मा और उनकी उपलब्धियों के बारे में बहुमूल्य जानकारी देखने को आपको मिलती है। ये एक टेम्पल है, ये एक टेम्पल है कदम डायनेस्टी के टाइम पीरियड का। तो उसका आर्किटेक्चर है, बिल्कुल ही अजीब टाइप का आपको टेम्पल ये दिख रहा होगा, है ना। इस टाइप के आर्किटेक्चर आपको कदम डायनेस्टी वाले एरिया में, जो कि वेस्टर्न घाट से वहां पे आपको देखने को आज भी देखने को मिल जाएंगे। कदम वंश के अन्य उल्लेखनीय शासकों में एक और है ककुस्थ वर्मा सेकेंड। अब ये वो ककुस्थ वर्मा नहीं है जो अभी हम पढ़ चुके हैं, ये सेकेंड है, उसके बाद आया था। इन्होंने 30 से अधिक वर्षों तक शासन किया, और तलकाट के गंग, गंग शासक कहाँ पे? उड़ीसा वाला एरिया, वहां पे जो गंग रहते थे, तो उनके तलकाट के गंग और बालीपेट के वोक्कलिगा के खिलाफ अभियान का नेतृत्व किया। वोक्कलिगा भी एक डायनेस्टी है साउथ इंडिया में, अभी हमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है। इसके बाद शिवचित प्रथम आते हैं। शिवचित प्रथम कौन है? ये भी कदम वंश के एक और शक्तिशाली शासक है। अभी तक हमने किन किन शासकों के बारे में पढ़ा? मयूर शर्मा, जो कि इसके फाउंडर थे। फिर कुकस्थ, जो कि सबसे पावरफुल राजा थे। कुकस्थ सेकेंड, जो कि अ, अगले पावरफुल राजा थे, जिन्होंने गंग और बलिपेट के वोक्कलिगा के खिलाफ अभियान का नेतृत्व किया था। इसके बाद आते हैं शिवचित, जो कि कदम वंश के एक और शक्तिशाली शासक थे। इन्होंने पल्लव और गंगों के खिलाफ सैन्य अभियान चलाया था। दो शायद डायनेस्टी है, पल्लव और गंग दोनों। पल्लव हम पढ़ चुके हैं, और गंग जो है उड़ीसा वाले एरिया में थे। हालांकि इन्हें शक्तिशाली चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय के कड़े प्रतिरोध का सामना करना पड़ा था। आपको याद है पुलकेशिन सेकेंड, इन्होंने ही हर्षवर्धन को हराया था नॉर्थ इंडिया में। हर्षवर्धन याद हो तो इन्होंने हराया था, और इन्हीं पुलकेशिन द्वितीय को हराया था किसने? पल्लवों ने। पल्लव के राजा नरसिंह वर्मन ने हराया था, है ना। ये याद रखना है। ऐसे धीरे धीरे आप क्या करोगे, हिस्ट्री को अगर एक दूसरे से लिंक करते जाओगे, एक इंसिडेंट को दूसरे इंसिडेंट से लिंक करते जाओगे, तो आपको हिस्ट्री थोड़ी इजी लगेगी, बहुत आप कर पाओगे। नहीं तो क्या है कि हिस्ट्री बहुत डिटेल है, तो थोड़ी प्रॉब्लम आती है हिस्ट्री में। ठीक है, लिंक करके आपको इसको चीजों को याद रखना है। तो शिवचित्त जो प्रथम है, उन्हें शक्तिशाली चालुक्य राजा पुलकेशिन सेकेंड के कड़े प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। और बूटी हल्ला कदम, अब ये कौन है?
ये एक और राजा है, पांचवें राजा के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो बूटी हल्ला कदम ने 7वीं शताब्दी के आरंभ से लेकर मध्य तक शासन किया, और अब तक लिखे अभिलेखों के अनुसार बूटी हल्ला कदम को पड़ोसी राज्य से कोई बड़ी चुनौती नहीं मिली। यानी बूटी हल्ला जो एक शासक थे, इनके टाइम पे कदम राजवंश बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से रहा। और कौन शासक थे कदम वंश के, वो देख लेते हैं। तो कदम वंश के कम प्रसिद्ध जो लेसर नॉन शासक है वो ऋतुराज कदम है, माधव कदम है, जयराज कदम है, मयूर शर्मा सेकेंड ये भी है। इनके शासनकाल और उपलब्धियों के बारे में विवरण बहुत सीमित है। ककुस्थ वर्मा सेकंड की मृत्यु के बाद ही कदम वंश का पतन हो गया मतलब पतन हो गया, यानी कि धीरे धीरे पतन होना शुरू हो गया। किन्होंने हराया इनको? तो बादामी के चालुक्यों के बारे में हम पढ़ चुके हैं, बादामी के चालुक्यों के बारे में। और वो चालुक्य 3 टाइप के थे, आपको याद होगा, बादामी के चालुक्य, वेंगी के चालुक्य, और एक और थे। एक और कौन से चालुक्य थे वो याद कर, आपको याद है तो लिखो जल्दी से, है ना। 3 तरह के चालुक्य हमने देखे थे, बादामी के चालुक्य, वेंगी के चालुक्य, और एक और कौन से चालुक्य थे, याद हो तो लिख देना, ठीक है। सो किन किन से हमला हुआ दिन पे? बादामी के चालुक्य तलकाट के गंगों ने हमले किए थे और कदमों को क्या कर दिया, लगातार कमजोर कर दिया। आगे देखते हैं। तो कदम शासकों ने शुरू में पड़ोसी राज्यों से खतरों का सामना रक्षात्मक रणनीति के जरिए किया, लेकिन यानी कि अपने आप को डिफेंस किया। समय के साथ जो ये झगड़े थे, ये जो अटैक्स थे, वो ज्यादा आक्रामक हो गए, और इसके वजह से अपने राज्य का विस्तार करने के लिए इन्होंने सैन्य अभियान भी शुरू किए। हालांकि बाद के चरण में चालुक्य, गंग और पल्लवों के दृढ़ आक्रमण, कौन कौन से, देखो अलग अलग लोग शासन कर रहे हैं। चालुक्य कहाँ पे मिलेंगे आपको? महाराष्ट्र वाले एरिया में। गंग आपको उड़ीसा वाले एरिया में मिलेंगे, और पल्लव जो है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश वाले एरिया में मिलेंगे। तो इन सभी ने इन पे अटैक करना शुरू किया, इन पे यानी कि कर्नाटक, गोवा वाले एरिया पे अटैक करना इन्होंने शुरू किया। वेंगी हो गया, बादामी हो गया, और एक और कौन से चालुक्य होते हैं? कल्याणी के चालुक्य। वेरी गुड प्रेरणा, वेरी गुड, कल्याणी के चालुक्य। ये ऐसे याद रखा करो तो आपको याद रहेगा। बाद में क्या होता है? बाद के चरण में चालुक्य, गंग और पल्लव आक्रमण करते हैं कदम वंश पे, और इसकी वजह से कदम वंश में क्रमिक क्या होता है, पतन होता रहता है। प्रशासन, हम यहाँ पे प्रशासन से क्वेश्चन आ सकते हैं, प्रशासन के बारे में देख लेते हैं। तो ऐसा लगता है कि कदम साम्राज्य ने प्रशासन का काफी विकेंद्रीय रूप अपनाया था। विकेंद्रीय यानी कि स्थानीय सरदारों और कबीले के मुखियाओं को अपने क्षेत्रों पर शासन करने के लिए पर्याप्त स्वायत्तता दी गई थी। यानी कि डिसेंट्रलाइज टाइप का यहाँ पे एक शासन था, जैसा कि हर्षवर्धन ने अपनाया था नॉर्थ इंडिया में। यानी कि जो लोकल रूलर है वो अपना शासन कर सकते हैं अगर बड़े रूलर को टैक्स देकर, है ना। बड़े रूलर को टैक्स दे रहे हैं तो अपना वो शासन कर सकते हैं, उनको पूरी पूरी स्वतंत्रता थी। कदम राज्य को विषय नामक प्रशासनिक इकाइयों में विभाजित किया गया था। विषय वही आप बोल सकते हो डिस्ट्रिक्ट टाइप, या फिर आप स्टेट टाइप बोल सकते हो। प्रत्येक विषय का नेतृत्व करने में एक विषयपति होता था, जैसे जिले में कलेक्टर होता है ऐसे विषयपति होता था, या उसे राज्यपाल भी बोल सकते थे। राज्यपाल को काफी शक्तियां थी क्योंकि डिसेंट्रलाइज था, यानी कि राजा के पास, राजा सबसे ऊपर होता था, लेकिन अपने एरिया में, अपने विषय वाले एरिया में जो रूल है वो कौन करेगा? राज्यपाल ही करेगा। और वो राजा को रिपोर्ट करते थे। हम यहाँ पे रिपोर्ट इंग्लिश वर्ड है, राजा को सूचित करते थे। विषय के नीचे होता था नगर, यानी जिले के नीचे जो था नगर था, शहर था। फिर नगर इकाइयों के नीचे था ग्राम, ग्राम यानी कि गांव थे। प्रत्येक नगर में एक नगरिका यानी नगर का अध्यक्ष यानी कि मुखिया होता था। गांव में ग्रामपति या फिर एक ग्राम प्रधान, जिसे अपन आज के दौर में सरपंच बोल सकते हैं, ऐसे लोग रहते थे। कस्बों और गांवों से राजा को बलि या कर देने की अपेक्षा की जाती थी, यानी कि टैक्स से देते थे लोग। और क्षेत्र में उत्पादन के प्रकार और आर्थिक गतिविधि के आधार पर सटीक प्रतिशत भिन्न भिन्न थे, यानी कि अलग अलग टाइप के आपको टैक्स देने पड़ते थे। कदम साम्राज्य प्रशासन को सहायता देने के लिए विशाल नौकरशाही थी। विशाल नौकरशाही का मतलब क्या होता है? विशाल नौकरशाही यानी कि एक बहुत बड़ी जो ऑफिसर की फौज थी, पूरे बहुत सारे ऑफिसर्स थे जो गवर्नमेंट का वर्क करते थे। खाते बनाए रखने, करों का आकलन करने, सरकारी कार्यों की निगरानी करने, जैसे विभिन्न अधिकारी और अभिलेख पालते। एक चीज याद रखना, उस समय हर राज्य में इतने ज्यादा अधिकारी नहीं होते थे, लेकिन कदम राज्य में स्पेशली विशाल नौकरशाही थी, यानी कि ये बहुत ही एकदम, आप बोल सकते हो बहुत अच्छे से एडमिनिस्ट्रेशन करते थे। ये राजा से ज्यादा अपनी एडमिनिस्ट्रेशन पे डिपेंड थे। तो ऐसे बहुत ही कम स्टेट आपको देखने को मिलेंगे जहाँ पे राजा भी इम्पोर्टेंट है और उनका एडमिनिस्ट्रेशन जो उनके
नौकरशाही थी, नौकर थे, वो भी इम्पोर्टेंट है। आगे देखते हैं। कदम राजवंश काल के शिलालेखों में अधिकरण, रुक जाओ एक मिनट, हाँ यही, कदम राजवंश काल के शिलालेखों में अधिकरण, कर और महाकर जैसे अधिकारियों का उल्लेख है, जो प्रशासनिक कर्तव्यों के प्रभारी थे। यानी आज जैसे ऑफिसर होते हैं, क्लर्क होते हैं, मैनेजर होते हैं, है ना, तो कोऑर्डिनेटर्स होते हैं, तो इस तरीके की पोस्ट थी उस समय, जिन्हें अधिकरण, कर और महाकर जैसे अधिकारी बोला जाता था। और ये प्रशासनिक कर्तव्यों के प्रभारी थे, यानी कि ये हेड थे। कदम साम्राज्य ने अपने क्षेत्र की रक्षा और विस्तार के लिए एक बहुत बड़ी सेना रखी थी, और सेना में घुड़सवार सेना, रथ, पैदल सेना और हाथी सेना भी शामिल थे। अब उस समय इस टाइप की सेना रखना बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि भारत में दो तीन ही आर्मी थी जिनके पास ये सारी चीजें थी, जैसे कि गुप्त आर्मी है, चालुक्य आर्मी है, और उसके बाद कदम आर्मी थी। सेनापति राज्य में उच्च प्रशासनिक पद थे, और राजा के सबसे भरोसेमंद लोगों में से एक कौन होता था, जिसे सेनापति बोला जाता था। सेनापति को राजा से भूमि अनुदान और उपाधियां दोनों मिलती थी, यानी कि सेनापति की पोस्ट भी आप देख रहे हो कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है। कदम साम्राज्य से शांति और स्थिरता की नीति के माध्यम से व्यापार और वाणिज्य को इन्होंने बढ़ावा दिया था। कदम शासकों द्वारा प्रदान की गई भूमि, अनुदान और उनके शासन के दौरान एक समृद्ध कृषि व्यवस्था का संकेत देते हैं। आपको पता था कदम राजवंश जो था बीच में स्थिर हो गया था। स्थिर मतलब कि कोई अटैक नहीं कर रहा है, तो बहुत शांतिपूर्ण तरीके से ये लोग जी रहे थे एक समय पे, तो इसलिए यहाँ पे बहुत अच्छी इकोनॉमी देखने को मिलती है। इस काल के अभिलेखों में व्यापारिक जातियों के बीच विभिन्न गिल्ड या व्यापार संघों के अस्तित्व का भी उल्लेख पता चलता है, जिससे आंतरिक और बाह्य व्यापार के प्रचलन का पता चलता है। गिल्ड क्या होती है? ये व्यापार संघ होते हैं। व्यापार संघ क्या होते हैं? जैसे कि कोई कंसिडर करो, कोई एक पर्टिकुलर बिजनेस है, जैसे कि खेती हो गई, तो जब किसान जो होते हैं, जब वो मंडी में जाते हैं, तो मंडी में वो अपनी उपज ले जाते हैं, तो वहां पे बहुत सारे व्यापारी होते हैं जो उनकी उपज को खरीदते हैं। तो जो व्यापारी जो उपाधि को खरीदते हैं, उपज को, उसी को, उनका व्यापारियों का एक गिल्ड होता है, एक ग्रुप होता है, तो वो सभी मिलके भाव का निर्धारण करते हैं। इन्हीं समूह को गिल्ड बोला जाता है। राजकुमार, आपको वॉइस कट के आ रही है? और कोई है जिसको वॉइस कट के आ रही है, या सिर्फ राजकुमार ही है? पारुल को नहीं कट रही है? नहीं नहीं, ठीक है। प्रेरणा को भी नहीं कट रही है? और कोई है? मनीषा को भी नहीं? तो ये हो सकता है राजकुमार आपके इसमें प्रॉब्लम हो, क्योंकि जो प्रॉब्लम थी वो मैंने सोल्व कर ली है पहले ही, है ना, जो प्रॉब्लम आ रही थी मेरे साथ। तो अभी इसमें वॉइस में प्रॉब्लम नहीं है, एक बार आप आउट होके फिर से इन कर लो, तो शायद आपकी प्रॉब्लम सोल्व हो जाए। ठीक है, अभी तक मैंने जो समझा वो समझ आ रहा है ना आप लोगों को? आगे बढ़ते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि कदम शासकों ने हिंदू और जैन दोनों मंदिरों, भिक्षुओं और विद्वानों को सहायता प्रदान करके धार्मिक उदारता की नीति का पालन किया था। धार्मिक उदारता की नीति थी। यहाँ पे याद रखना, कदम राजवंशों में ज्यादा बौद्धों के बारे में आपको नहीं पूछा गया, नहीं बताया गया है। ठीक है। कदम साम्राज्य की राजधानी राजनीतिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र हुआ करती थी, और राजा और शाही परिवार राजधानी के भीतर आलीशान महलों में रहते थे। अब याद जल्दी से बताओ कि कदम राजवंश की राजधानी क्या थी? मैंने बताया था आपको, जहां से कदम राजवंश जो है शुरू हुआ था, तो वो कौन सी जगह है जो हमने अभी पढ़ी थी? राजधानी में सरकारी कार्यालय, प्रशासनिक विभाग, सैन्य प्रतिष्ठान, वाणिज्यिक केंद्र और धार्मिक संस्थान भी स्थित थे। अर्थव्यवस्था देख लेते हैं। तो कदम राज्य की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार था कृषि, जो कि भारत की ज्यादातर राजवंशों की अर्थव्यवस्था का आधार था। अधिकांश निवासी खेती में लगे हुए थे, जो कि आज भी वैसा ही है। कदम शासकों ने जमींदार और मंदिरों को अग्रहार या कर मुक्त भूमि के रूप में भूमि दी। कर मुक्त भूमि क्या होती थी? ऐसी भूमि जिस पर टैक्स नहीं लगता था, यानी कि आपको गवर्नमेंट को कुछ भी देने की जरूरत नहीं। कदम साम्राज्य जो था मूलतः चावल की खेती पर आधारित कृषि अर्थव्यवस्था वाला राज्य था, यानी कि यहाँ पे चावल की खेती होती थी। इसी टाइम पीरियड के दौरान काफी और मिर्च की खेती भी विकसित हुई थी। कदम राजवंश की आय का बड़ा हिस्सा भूमि राजस्व से आता था, और किसान जो होते थे कृषि उपज के हिस्से के रूप में राजा को देते थे। यानी कि टैक्स जो होता था वो उपज देते थे, यानी कि पैसा नहीं देते थे लोग, उपज देते थे, यानी कि कुछ गेहूं,
कुछ पार्ट गेहूं का देते थे। और कौन से करों का नाम क्या था? बलि और भाग जैसे कर वहां पे लगाए जाते थे। मवेशी पालना भी कई लोगों का महत्वपूर्ण व्यवसाय था। गायों को शुभ माना जाता था, आज भी माना जाता है। और मंदिरों के समारोह के दौरान गायों की बलि भी दी जाती थी। शहद और मोम जैसे वस्तुओं सहित लघु वन उपज से कदमों को अतिरिक्त राजस्व प्राप्त हुआ। यानी कि शहद और मोम जैसी छोटी छोटी वस्तुओं से भी उनको टैक्स मिलता था। चंदन, इलायची और अन्य वन उत्पादों से निर्यात में भी राज्य की आय में वृद्धि हुई। ये याद रखना, साउथ इंडिया की बात कर रहे हैं। ये सारी चीजें जो है, जैसे कि शहद है, मोम है, चंदन, इलायची, ये सारी चीजें साउथ इंडिया में होती है, तो वहां पे उनको आय मिल जाती थी। और क्योंकि यहाँ पे व्यापारी संघ थे, तो इसकी वजह से कदम राजवंश के दौरान व्यापार और वाणिज्य का बहुत ज्यादा विकास हुआ। और राज्य के पास अंतर्देशीय और विदेशी दोनों तरह के व्यापारी मांगों तक पहुंच थी। ये फॉरेन कंट्रीज में भी ट्रेड करते थे। क्यों करते थे ट्रेड? क्योंकि इनके पास समुद्र का एक्सेस था, ये समुद्र के पास ही था, गोवा कर्नाटक वाला एरिया। व्यापारी समुद्र के साथ साथ जमीनी नेटवर्क का भी इस्तेमाल करते थे। कदम राजवंश के भीतर आंतरिक व्यापार में कृषि अधिशेष, अधिशेष यानी कि जो यूज के बाद जो कृषि का सामान बच जाता था, यानी कि आपके पास बहुत सारा गेहूं है, तो आप अपनी जरूरत के हिसाब से निकाल लो और बाकी को बेचने के लिए आप जाते हो। तो कृषि अधिशेष को गांवों से शहरी केंद्रों तक ले जाना शामिल था। और बाहरी व्यापार में प्राथमिक और विलासिता दोनों तरह की वस्तुओं का आदान प्रदान भी होता था। कदम शासकों ने व्यापारी को प्रोत्साहित किया। ये याद रखना, कदम राजवंश में बिजनेस बहुत अच्छा होता था। और उन्हें उपनिवेश स्थापित करने के लिए भूमि प्रदान की। मुद्रा शास्त्रीय साक्ष्य भी वाणिज्यिक लेन देन को सुविधाजनक बनाने के लिए सिक्के जारी करने का संकेत देता है, यानी कि इन्होंने सिक्के भी जारी किए थे। कदम ने कई कारीगरी जातियों को बुनाई, धातुकर्म और मिट्टी के बर्तन बनाने जैसे पारंपरिक व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया था। शिवांगी, हाय। लेट हो आप फिर से, है ना, हमेशा की तरह फिर से लेट हो गए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो कदम्बों ने कई कारीगरी जातियों को बुनाई, धातुकर्म और मिट्टी के बर्तन बनाने जैसे पारंपरिक व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया। यानी कि गवर्नमेंट आपको प्रोत्साहित कर रही है, राजा प्रोत्साहित कर रहे हैं। इनमें से कुछ कारीगरों की जाति को पद अनुक्रम में उच्च दर्जा भी प्राप्त था। जैसे कि कुछ जातियां जो थी उनको उच्च दर्जा प्राप्त दिया जाता था। इस अवधि के दौरान सुपारी प्रसंस्करण, तेल निष्कर्षण और नमक निर्माण जैसे उद्योग भी विकसित हुए। अब देखो, सुपारी प्रसंस्करण यानी कि जंगल से सुपारी लाके उसको बेचना अच्छे तरीके से करके। तेल निष्कर्षण यानी कि तेल निकालना। अब आज जैसे तेल नहीं निकलता था, ऑयल एक्सट्रैक्शन आज जैसे नहीं होता था, मतलब पहले उस समय जैसे हो पाता था वैसे। और नमक निर्माण के उद्योग भी विकसित हुए इसी टाइम पे। यानी कि सोचो बिजनेस कितना अच्छा इनके टाइम पे होता था। इन सभी चीजों की उपस्थिति विशिष्ट औद्योगिक व्यवसाय के विकास का संकेत भी देती है। राज परिवार, सरकारी अधिकारी, सैन्य कर्मियों और व्यापारियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कदम राजवंश में कई उद्योग स्थापित किए गए। ये याद रखना, बिजनेस या उद्योग जो था, इंटरप्रेन्योरशिप बहुत अच्छी होती थी। कदम राजवंश अपने राज्य के कारीगरों, व्यापारियों और औद्योगिक इकाइयों पर कर लगाकर राजस्व अर्जित करते थे। और बाहरी व्यापार पर सीमा शुल्क भी लगाया जाता था, यानी टैक्स भी कलेक्ट करते थे बाहरी व्यापार। समाज कैसा था वो देख लेते हैं। तो कदम वंश का समाज वर्ण व्यवस्था के आधार पर मोटे तौर पर जातियों में विभाजित था। कौन कौन सी जातियां थी? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, जो हिंदुइज्म में मोटे तौर पर जातियां हैं। ब्राह्मण समाज में सर्वोच्चता का स्थान रखते थे और पुरोहित का कार्य करते थे। उन्हें कदम शासकों से उच्च दर्जा, सम्मान और कर की छूट प्राप्त थी। देखो, ब्राह्मणों को क्या मिलता था? उच्च दर्जा मिलता था, सम्मान भी मिलता था और कर में छूट भी प्राप्त थी, जो प्रिविलेजेस ब्राह्मणों को मोस्ट ऑफ द टाइम मिलती है। कदम शासक जो थे स्वयं स्वयं क्षत्रिय वर्ण के थे, है ना। अभी देखो, मैंने जब स्टार्ट किया था तब कुछ लोग इसको इनको ब्राह्मण बता रहे थे, कुछ लोग इनको ब्राह्मण नहीं बता रहे थे। अब कुछ लोग इनको क्या है, क्षत्रिय बता रहे हैं। तो ये ब्राह्मण भी हो सकते हैं, क्षत्रिय भी हो सकते हैं। इस बारे में कोई स्पेशल हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है। ये क्षत्रिय वर्ण के थे, यानी इनका मुख्य काम लड़ना था कदम्बों का। लेकिन क्षत्रियों के अन्य प्रमुख व्यवसाय भी थे, जैसे सैनिक होना, प्रशासक और राज्यपाल के काम भी शामिल थे। इनके राज्य में वैश्य भी थे। तो वैश्यों में कौन कौन थे?
ब्राह्मण लोग डेंजरस, शुभांगी गायकवाड़ बोल रही है कि ब्राह्मण लोग डेंजरस। क्यों शुभांगी, ऐसा क्यों बोल रहे हो आप? हैं? ठीक है। तो वेश्यों में कौन कौन थे? व्यापारी, सौदागर, साहूकार, जमीन के मालिक, किसान भी शामिल थे, जो समाज को आर्थिक रूप से प्रभावशाली समूह थे। फारूर बोल रही कि नहीं होते ऐसा। शूद्रों की आबादी बहुसंख्यक थी। शूद्र कौन होते हैं? जो लोअर कास्ट ऐसा माना जाता है। वैसे मैं किसी लोअर कास्ट को मानता नहीं। तो ये विभिन्न नीच व्यवसायों में लगे हुए थे, जो समाज में लोअर माने जाते थे। वर्ण व्यवस्था में उनका स्थान जो था अधीनस्थ था। वर्ण व्यवस्था के बाहर भी कई जातियां थी। वर्ण व्यवस्था के बाहर जातियां यानी कि ऐसी जातियां जो इन चार वर्णों में आती ही नहीं, वो जाति। इनमें बुनकर थे, लोहार थे, कुम्हार थे, आदि कारीगर जातियां थी, और कदम शासकों के अधीन इन्हें विशेष अधिकार प्राप्त थे। याद रखना, कदम शासकों ने हिंदू और जैन दोनों अनुयायियों को, दोनों धर्म के जो अनुयायी थे उनको सहायता देके धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई थी। और इनके समय में दोनों समुदाय में काफी ज्यादा बातचीत भी हुई थी। कदम वंश ने दोनों धार्मिक परंपराओं के विद्वान और पुजारियों को संरक्षण दिया था। वो कदम वंश के शासन काल के दौरान कई जैन मंदिर और मठ भी बनाए गए थे साउथ इंडिया। कुल मिलाकर कदम शासकों ने विभिन्न धार्मिक आस्थाओं के लोगों के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखे, और इनके शासनकाल के दौरान बड़े पैमाने पर धार्मिक संघर्ष की कोई भी घटना दर्ज नहीं। कदम राजवंश के टाइम पे समाज में दास प्रथा विद्यमान थी। ये याद रखना, एक और नई चीज है कि दास प्रथा इनके समय में विद्यमान थी। हालांकि इनके बारे में कोई विस्तृत जानकारी प्राप्त नहीं है, और शिलालेखों में दासों और दासियों का उल्लेख तो है, जिन्हें उपहार में दिया जाता था या मंदिरों को समर्पित किया जाता था, लेकिन उनकी संख्या कम होती थी, यानी कि कम प्रतीत होती। दास होते थे और उन्हें उपहार के रूप में दिया जाता था, ये एक इम्पोर्टेंट चीज है। और मंदिरों को समर्पित किया जाता था, यानी कि मेरे पास अगर कोई दास है, अगर मेरे पास कोई पर्सन है जिसको मैं दास के रूप में ट्रीट कर रहा हूँ, तो मैं मंदिरों में उसको दान भी दे सकता था। मंदिरों में दान देने का मतलब क्या, पूरी लाइफ टाइम वो मंदिर में ही रहेगा, वो मंदिर के काम कराए। जैसे हम पैसे दान देते हैं ना, ऐसे दासों को, एक पर्सन को उन्होंने डोनेट किया जाता था। कदम राजवंश में समाज में महिलाओं को समकालीन समाजों की तुलना में ऊंचा दर्जा प्राप्त था, अपेक्षाकृत। और समकालीन समाज में कौन थे? आप गुप्त डायनेस्टी देखो, आप चालुक्य डायनेस्टी देखो, जहाँ पे महिलाओं को इतनी पावर नहीं थी। लेकिन यहाँ पे कदम राजवंश में इनको उच्च दर्जा प्राप्त था। उच्च दर्जा। समकालीन का अर्थ क्या है? समकालीन यानी टेम्पो, कंटेम्प्ररी। कंटेम्प्ररी यानी कि कैसे बताऊं, कि अभी इंडिया में मोदी जी रूल करते हैं, इसी समय ट्रम्प रूल कर रहे हैं अमेरिका में, तो ये दोनों एक दूसरे के समकालीन हुए, यानी एक ही टाइम पे। जैसे कि मैं जिस टाइम पे आपको पढ़ा रहा हूँ, उसी टाइम पे आप मुझसे पढ़ रहे हो। तो ये क्या है? कंटेम्प्ररी, यानी एक दो चीजें एक साथ हो रही है, एक ही टाइम पीरियड में हो रही है, तो इसे बोलते हैं समकालीन। समझ में आया शुभांगी? और दूसरे लोगों को समझ में आया समकालीन का मीनिंग? ठीक है पारुल, शुभांगी, ठीक है ना। समकालीन यानी इंग्लिश में इसके लिए वर्ड है टेम्पररी। तो ये ऐसे नए नए वर्ड आप लोग सीखोगे तो आपकी आंसर राइटिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। तो तो दूसरे इन्हीं के टाइम पे, इन महिलाओं के टाइम पे दूसरी जो महिला थी, जो अलग अलग स्टेट में रहती थी, उनसे अच्छा इनको दर्जा था। इनके टाइम में महिलाओं ने धार्मिक शिक्षा प्राप्त की, और कुछ ने तो विद्वान और लेखिका भी थी। शिलालेखों से पता चलता है कि महिलाएं स्वतंत्र रूप से संपत्ति के स्वामी और प्रबंधन करने में भी सक्षम थी। दानदाता और शिक्षा धारकों के बीच में भी उदाहरण है, यानी महिला दान भी देती थी। लेकिन समाज कैसा था? पितृसत्तात्मक। पितृसत्तात्मक यानी कि लड़कों का शासन रहता था, पिता और फैमिली में भी लड़कों का ही शासन रहता था। कदम शासकों ने कला, साहित्य और वास्तुकला का बढ़ावा दिया, और उनके शासन के दौरान कई विद्वान और लेखक जो थे, प्राकृत, संस्कृत और पारंपरिक कन्नड़ भाषाओं में रचनाएं करने में सफल रहे थे। संस्कृति देख लेते हैं, यानी कि कल्चर। तो कदम राजवंश ने हिंदू और जैन धर्म दोनों को संरक्षण दिया, और उन्होंने अपने शासन के दौरान कई मंदिर, जैन बावड़िया, बावड़िया नहीं सॉरी, बसाड़िया, बसाड़िया यानी कि लेने की जगह, और मठ बनवाए। कोलर कोलार, स्वर्ण बेलगोला और हलेबीडी में प्रसिद्ध जैन मंदिर कदम वंश के शासन के दौरान बनाए गए। ये आप देख सकते हो, ये आर्किटेक्चर जो है, कदम आर्किटेक्चर देखने को मिल जाएगा आपको। कदम शासकों ने होयसल स्थापत्य शैली में अलंकृत जो है हिंदू मंदिरों का निर्माण का काम भी शुरू किया।
कोलार में प्रसिद्ध कोलारम्मा और केदारेश्वर मंदिर कदम्बों द्वारा ही बनवाए गए थे। कदम वंश के राजाओं ने मूर्तिकला और चित्रकला के विकास को बढ़ावा दिया और कदम काल की कई मूर्तियां समय की कसौटियों पर खरी उतरी। वे इस युग के दौरान हासिल की गई कलात्मक उत्कृष्टता को भी दर्शाती। कदम शासकों ने कन्नड़ संस्कृत साहित्य दोनों के विकास को बढ़ावा दिया। याद रखना, कन्नड़ और संस्कृत, यानी संस्कृत भी वहां पे चलती थी। दुर्विनीता, दुर्विनीता कौन है, मैंने आपको बताया था। ये सेकेंड जो कन्नड़ कदम राजा थे उनके दरबारी कवि थे। और रवि कीर्ति जैसे कई दरबारी कवियों ने संस्कृत और प्राकृत भाषाओं में कई साहित्य की रचना की थी जो काफी लोकप्रिय भी हुई थी। प्रारंभिक कन्नड़ भाषा में लेखन के सबसे पुराना उदाहरण भी कदम वंश के शासनकाल के दौरान है। यानी कर्नाटक का जो आज कन्नड़ लैंग्वेज आप देख रहे हो, ये कदम वंश के शासनकाल के दौरान ही डेवलप्ड हुई थी। विद्वानों का यह भी मानना है कि कन्नड़ ने इस अवधि के दौरान एक अलग भाषा के रूप में विकसित होना शुरू भी किया होगा। कदम राजवंश के समय में संगीत और नृत्य जैसी प्रदर्शन कलाएं भी खूब फली फूली और उस युग के साहित्यिक कार्यों में संगीतकार, नर्तक और अभिनेताओं का भी उल्लेख है, यानी लिखा हुआ इनके बारे में। इन्हें शाही संरक्षण प्रदान किया जाता है। यह भी इंटरेस्टिंग चीज है कि अजंता की गुफाओं में पाई जाने वाली जो पाल शैली है, जो चित्रकला है पाल शैली की, वो कदम वंश के शासन के दौरान ही फली फूली थी। और इस अवधि के दौरान कोलार में निर्मित मंदिरों के भित्ति चित्र और चित्रकारी बेहतरीन कलात्मक अभिव्यक्ति प्रदर्शित करते हैं। अब ये देखो, अब आपके लिए तो ये थोड़ा इतना अच्छा नहीं दिख रहा होगा, लेकिन ये सोचिए कि ये कदम डायनेस्टी के समय 1500 साल पहले ये फोटोग्राफ बनाया गया था, पेंटिंग बनाई गई थी। तो उस समय के हिसाब से ये बहुत ही ज्यादा डेवलप पेंटिंग आपको देखने को मिल रही है। ये भी एक पेंटिंग है ना। इस टाइप की पेंटिंग कदम राजवंश के दौरान बनाई गई थी। कदम वंश के शासनकाल के दौरान रहने वाले कवि और विद्वानों ने जीवनी, कविता, इतिहास और पुराणों जैसी विभिन्न विधाओं को कवर करते हुए विशाल मात्रा में कृतियां लिखी। कदम शासकों द्वारा विकसित समृद्धि और धार्मिक सहिष्णुता ने भारत के विभिन्न भागों से विद्वानों और विचारकों को आकर्षित किया और इससे सांस्कृतिक प्रभाव का समृद्ध पार परागण हुआ। यानी कि यहाँ से कदम शासकों ने एक कल्चरल एक रेवोल्यूशन लेके आई है, मतलब कि सभी विद्वानों को इन्होंने बुलाया और ये भी गए थे। कदम शासकों ने शाही दरबार के साथ साथ व्यापारी और सौदागरों की आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए उद्योगों के विकास को प्रोत्साहित किया और इन्हें मिट्टी के बर्तन बनाने, बुनाई, धातु कर्म आदि में लगे कई कारीगरों का जन्म हुआ। कुल मिला के कदम राजवंश ने कला, साहित्य, धर्म, उद्योग और साथ ही संगीत, नृत्य के विकास को बढ़ावा देकर कन्नड़ प्रारंभिक जो कन्नड़ संस्कृति है उसके विकास में बहुत बड़ा योगदान इन्होंने दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे ये एंड हो जाता है ना। तो इसका निष्कर्ष देख लेते हैं। कदम्बों ने कितने टाइम पीरियड तक रूल किया था? 400 वर्षों तक शासन किया था। लेकिन उन्होंने एक अलग कन्नड़ पहचान के बीज बोए और बाद की शताब्दियों में चालुक्य, राष्ट्रकूटों, होयसल जैसे राजवंशों के संरक्षण में ये फली फूली। अपने मंदिरों, शिलालेख, मूर्तियों और साहित्यिक कृतियों के माध्यम से कदम शासकों ने एक अमूल्य विरासत छोड़ी जो आज भी कर्नाटक की साहित्यिक विरासत के बारे में हमारी समझ को समृद्ध करती है। यानी कि आज भी कन्नड़ डायनेस्टी जो है, कन्नड़ एक लैंग्वेज है, जैसा कल्चर है कर्नाटक का, वो कदम साहित्य कदम राजवंश की देन है। ठीक है, इसके बाद एमसीक्यू है। तो एमसीक्यू में सोच रहा हूँ कि आप लोगों को जो नेक्स्ट पीरियड में लेने वाला हूँ, लेक्चर लेने वाला हूँ 7:30 से, तो उसमें मैं आपको कवर करूंगा, क्योंकि मैं अभी लगातार आपको अगर यही लेता रहूंगा तो आप तो परेशान हो जाएंगे, थोड़ी ज्यादा लंबी क्लास हो जाएगी। ठीक है, तो अभी तक मैंने जो पढ़ा है वो आपको समझ में आ गई? बैटरी लो हो गई, ठीक है, तो बैटरी चार्ज कर लेना आपने। ठीक है, मैंने जो पढ़ा है वो समझ में आया आप लोगों को? इसके बाद 7:30 पे फिर से मेरी क्लास है जिसमें अपन आगे पढ़ने वाले हैं। एक ट्राई पार्टियल स्ट्रगल भी पढ़ना है अपन लोगों को, वो भी पढ़ेंगे और ये भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो ठीक है, आई एम एंडिंग दिस क्लास राइट नाउ। हाँ ठीक है, 2 दिन से लाइट नहीं आ रही, ठीक है, बारिश की वजह से। ठीक है, हमारे यहाँ पे बारिश की वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। थैंक यू मनीषा, थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट। आई एम एंडिंग दिस क्लास नाउ। 7:30 पे फिर मिलते हैं, 7:30 पे सबको आना है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास में लेने वाला है। ओके, एंड कर रहा हूँ इस क्लास को मैं।